प्लान्ड हैं। आज का जो सेशन है वो ये है कि एकेडमिक राइटिंग एक्चुअली है क्या। हम जब बात करते हैं या कई बार आपको फीडबैक मिलता है कि ये एकेडमिक राइटिंग नहीं है, then what is it that your supervisor or your teacher is trying to tell to you. मेरी कोशिश रहेगी कि ये सेशन बाइलिंगुअल रहे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहे, जार्गन्स कम से कम यूज हो, कुछ प्रोसेसेस को जितना सिंप्लीफाई किया जा सके मैं कर पाऊँ। और पर साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए जो मैं शेयर करूंगी वो बेस्ड है किस तरीके से मेरा ट्रेनिंग हुआ है या मैंने अपने रिसर्च के और पढ़ाने के सालों में क्या क्या सीख पाई हूँ। तो कहीं से भी ये नहीं है कि जो मैं कह रही हूँ वो इस चीज पे फाइनल वर्ड है या इन प्रोसेसेस में सिर्फ वही है, राइट। सो आई मीन दे कैन बी मच मोर टू इट। मैं सब चीजें शायद एग्जॉस्टिवली हर पर्सपेक्टिव कवर ना कर पाऊँ, लेकिन ये कोशिश है कि जितना इतने सालों में कुछ कुछ पिकअप किया है, सीखा है, जो ट्रेनिंग हुआ है, एटलीस्ट वो एस्पेक्ट्स आप सबसे शेयर कर पाऊँ। और दूसरी चीज ये भी है कि एकदम पॉसिबल है कि मेरे एग्जाम्पल्स या मेरे जो मैं कुछ आपको एक्सर्प्ट शेयर करूं वो हो सकता है मेरे डिसिप्लिन से ज्यादा आए, जो साइकोलॉजी और एजुकेशन है, कि मेरा जो मैं राइटिंग स्टाइल्स अप्रोचेस आप सबसे शेयर करूं वो साइकोलॉजी और एजुकेशन को ज्यादा सूटेड हो। पर ये एक चीज है कि जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं तो देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स विच आई होप विल बी कॉमन अक्रॉस डिसिप्लिन्स, एटलीस्ट सोशल साइंसेस में। तो हो सकता है कुछ चीजें तो जरूर होंगी जो अगर आप पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी या हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं तो शायद आपको वो यूजफुल लगे। पर डेफिनेटली कुछ और अप्रोचेस हिस्टोरिकल राइटिंग में और दूसरे डिसिप्लिन के राइटिंग में हो सकते हैं जो शायद मैं कवर ना कर पाऊँ। लेकिन इस सीरीज में ये भी कोशिश रहेगी कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जो और दोस्त हैं, कोलीग्स हैं जो अलग अलग डिसिप्लिन पढ़ा रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं, वो भी किसी टाइम पे आकर आप सबके साथ कोई सेशन ले पाए स्पेसिफिक। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं हु हैव अग्रीड टू टेक सम स्पेसिफिक सेशंस. There are friends who are doing their PhD abroad or who are teaching, and they've received training on how to write review of literature, how to do references using different softwares. So they have agreed and volunteered that they will join in subsequent sessions, ताकि वो भी आपके साथ focused sessions ले सके. And yeah, before I start, I just want to say a big thank you to my two students turned friends and colleagues, Isha and Himani, who really supported to be able to make this initiative happen, the technical parts of it, giving feedback on what I was sharing with them. So yeah, we'll begin with what do we mean by academic writing. And I also Himani, if you could just enable a screen share for me. It's just saying that the host has to enable the screen share for me. Okay, yeah, I'm being able to do it now. Thanks. Right? So I've put together a little PowerPoint just to make it a little structured, ताकि चीजें सिर्फ हवा में ना रहे, थोड़ा कॉन्क्रीटली कुछ चीजों को आपके सामने दिखाया जा सके. सबसे अहम चीज है कि जब हम एकेडमिक राइटिंग के बारे में बात करते हैं, बहुत बार होगा कि हमको इस तरीके का फीडबैक मिलता है कि ये आपने लिखा है पर ये ना एकेडमिक नहीं लग रहा है. तो ये एकेडमिक होना क्या है, व्हाट इज एकेडमिक इन एकेडमिक राइटिंग. तो बहुत सारे अगर आप अलग अलग वेबसाइट्स देखें, अलग अलग आर्टिकल्स देखें, तो कुछ चीजें हैं जो एकेडमिक राइटिंग के बारे में कहा जाता है. ऑफ कोर्स वो फोकस्ड है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मल लैंग्वेज होती है. पर एक बहुत अहम बात जो हमको समझनी चाहिए कि जब हम कहते हैं कि अब आप एकेडमिक से एंगेज कर रहे हैं, राइट,
जब हम सोशल साइंसेस में हैं, जैसे जो मेरा डिसिप्लिन है, हाँ, एजुकेशन और साइकोलॉजी, बहुत लोग हैं जिनको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे या एक कॉमन सेंसिकल जो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उसके बेसिस पे हर किसी को लगता है कि वो साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, एजुकेशन पे अपने विचार रख सकते हैं, और मतलब सबको वो हक भी है कि वो अपने विचार रखें। लेकिन जब आप किसी डिसिप्लिन से एंगेज कर रहे हो, जब आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो, तो आप जो लिखते हैं, राइट, आप जो कहते हैं, वो किसी कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग से कैसे अलग है। ऐसा क्यों है कि अगर मुझे कोई आज के दौर में, जहाँ पे हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, इतने सारे फॉरवर्ड्स आते हैं हर चीज को लेकर, आप गूगल में कोई एक शब्द टाइप कीजिए और आपको हजारों वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे जिसपे आप वो इंफॉर्मेशन खोज सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मुझे कुछ बीमारी है, कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, देयर इज अ रीजन व्हाई the preferred thing will not be to go through a WhatsApp message या जो पहला पेज गूगल साइट पे खुला मैं उसको रेफर करूं। आई विल गो टू somebody who's informed, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एकेडमिक ट्रेनिंग का जिसमें पढ़ाई, थियोरी, प्रैक्टिकल सब पार्ट था, उसका कुछ तो मतलब है, राइट? तो वैसे ही जैसे जो स्टूडेंट्स एजुकेशन से एंगेज कर रहे हैं, वो कुछ थ्योरीज को समझने की कोशिश करते हैं, बच्चों के कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद ये होगी कि अगर आप किसी को ऐसे ही बोलें कि मेरा बच्चा ना ये पढ़ नहीं पा रहा है, एक कॉमन सेंसिकल आंसर और एक ऐसे स्टूडेंट या प्रैक्टिशनर का आंसर जो इन थ्योरीज के बारे में पढ़ा है, जिसने इनसे एंगेज किया है, जिसने फील्ड पे काम किया है, राइट, उसकी इन्फॉर्म्ड ओपिनियन में, राइटिंग में, और एक लेमैन के ओपिनियन और राइटिंग में फर्क होगा, राइट? सो इट्स इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज कि हमारी जो एकेडमिक ट्रेनिंग है वो हमारी राइटिंग में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, हम अपना मैं फेसबुक पे बहुत रेगुलरली लिखती हूँ, लेकिन कहीं ये क्लेम नहीं है कि वो एकेडमिक राइटिंग है, राइट? वहां पे आपको साफ साफ पता होगा कि ये मेरा ओपिनियन है। तो आप अपने ओपिनियन को अपना ओपिनियन कह के लिख ही सकते हैं। पर जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो जरूरी है कि वो एक इन्फॉर्म्ड पीस हो। इन्फॉर्म्ड पीस मतलब उसका कोई एक सैद्धांतिक समझ हो, थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स की समझ हो, रिसर्च एविडेंस से बैक्ड हो, एंड इट हैज टू बी अ रिस्पॉन्सिबल पीस ऑफ राइटिंग, राइट? तो अगर मैं किसी चीज को एकेडमिक राइटिंग कहकर शेयर कर रही हूँ, तो उससे बहुत क्लियर है कि ये एकेडमिक राइटिंग मतलब ये थ्योरेटिकली साउंड है, इसमें हर एक फैक्ट को एग्जामिन किया गया है, ये सिर्फ मेरी सोच नहीं है, इसका एक बैकिंग है, इसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, और ये मैं रिस्पॉन्सिबली शेयर कर रही हूँ कि ये क्रेडिबल पेपर है, right? So it is important to be able to distinguish academic writing from non-academic writings. This is not to say that non-academic writing is not important, right? But when you are an academic, you're being trained to be a political scientist, a sociologist, a historian, a psychologist, a person training in literature. Then it is expected that when you're writing, you're doing an academic writing, it is written with responsibility, it is evidence backed, and it is informed by some theoretical understanding, right? So these are some important features of what makes a writing an academic writing. Now ये कुछ sources हैं, और ये जो live streaming का जो link Facebook पे है, उसके comment section में I will definitely try कि मैं not try but I will make sure कि ये जो कुछ links और कुछ references जो मैंने आज के इस सेशन के लिए organize किए थे, I will share these links so you can explore them further. अब जब हम एकेडमिक राइटिंग की बात करते हैं, उसमें देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग। इसके बहुत सारे टाइपोलॉजीज हैं। आई एम शेयरिंग द वन विच माइट
be most common in academic writing, or at least the disciplines that I'm familiar with, वहां पे इनका mention काफी ज्यादा मिलता है, right? So these are, one is descriptive writing, analytical writing, critical writing, and reflective writing. These are the four that I will try to cover and focus on to some extent today. And I also want to say, कि जब मैं इन 4 अलग-अलग तरीके के academic writings की बात कर रही हूँ, तो ये टाइपोलॉजी सिर्फ हमारे लिए कुछ समझना आसान बनाने के लिए है. इसका मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से इतने अलग हैं, राइट? अगर आपको कोई चीज एनालाइज करनी है तो आप उसको बिना डिस्क्राइब किए एनालाइज नहीं कर सकते हैं. अगर आपको किसी चीज के बारे में एक क्रिटिकल रिव्यू लिखना है, जब तक आपने उसको एनालाइज नहीं किया है, उसको एग्जामिन नहीं किया है, आप उसके बारे में क्रिटिकली नहीं लिख सकते हैं, राइट? किसी चीज पे आपको रिफ्लेक्शन करना है, तब भी उसको समझना, उसका डिस्क्रिप्शन समझना, उसका मीनिंग समझना, ये सब जरूरी है. तो ये सारे जो राइटिंग के टाइप्स हैं ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, लेकिन इनको यहाँ पे थोड़ा फर्क करने में ये होगा कि जिस तरीके के सवाल बहुत बार आपके टर्म पेपर्स में, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मे बी यू विल बी एबल टू फोकस, it may help you a little in organizing your answers, right? So the first kind of academic writing, that, and I'm also trying to pitch this, मतलब अभी मेरा ज्यादा फोकस बीए और एमए लेवल के स्टूडेंट्स पे है, तो हो सकता है कि आप में से जो लोग एमए कर चुके हैं, अभी एमफिल या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सिंपल हो, थोड़ा रेपिटेटिव हो, बट द आइडिया इज कि जब आप रिसर्च में आते हैं तो फिर भी आपको एटलीस्ट 1-to-1 मेंटरशिप, कई जगह अच्छी, कई जगह उतनी अच्छी नहीं, फिर भी कुछ लेवल पे मिलती है. लेकिन बीए और एमए लेवल में राइटिंग हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसके ट्रेनिंग पे बहुत कम ध्यान देते हैं. तो अभी हो सकता है कि ये ज्यादा बीए और एमए के स्टूडेंट्स को रेलिवेंट लगे. तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है जब हम किसी भी चीज को, चाहे वो फिनोमिना है जो पूछा गया है, उसको डिफाइन कर रहे हैं, उसको एज इट इज प्रेजेंट कर रहे हैं. बहुत बार जैसे कोई कॉन्सेप्ट है, कोई थ्योरी है, और आपको पूछा गया है what was Freud's theory of psychosexual stages of development, yeah, what was this person's concept of this, what is mediation, right? इस तरीके के जो सवाल हैं उनमें सिंपली ये जानने की कोशिश की गई है कि आप क्या वो कॉन्सेप्ट को समझे हैं, राइट? या जो कहा गया है उस चीज के बारे में, या आप इस चीज को, इस प्रोसेस को डिस्क्राइब कीजिए. So descriptive writing, a lot of times in the initial days of your BA or MA, हो सकता है कि हम descriptive writing पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक बार आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आप चीजों को पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्शन के प्रोसेस में उससे अच्छे से acquainted हो जाएंगे, familiar हो जाएंगे, तो उसके बाद आपके लिए एनालिसिस या उसका क्रिटिकल रिव्यू करना और आसान हो जाएगा. और जब हम बहुत सारे डिसिप्लिन्स में अगर आप कहीं पे जाके ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, तो उसमें भी जो राइटिंग हम यूज करते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग डिटेल्स, the questions like what is this, who did this, when it happened, how it happens. So on the features of what is to be written. Descriptive writing में आप ये imagine कर लीजिए कि हमारा एम होता है कि जिस चीज के बारे में हम लिख रहे हैं उसको जितना accurately हम प्रेजेंट कर पाए. तो अगर मेरे को किसी की थ्योरी या कोई प्रोसेस डिस्क्राइब करने को बोला है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा टीचर ये जानना चाह रहा है कि मैं क्या, जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, जिसने भी उसके बारे में लिखा है, क्या वो मैं अच्छे से समझ गई, right? So here I'm not being asked to say what I feel about something. I'm being asked to say what do I know of this, right? इस इंसान ने क्या कहा था. ये नहीं पूछ रहे हैं कि मुझे क्या लगता है उस इंसान ने क्या कहा, right? So these are kind of descriptive answers where you have to share as much information as possible. जब हम
आगे के कुछ सेशंस में आएंगे, अगले सीरीज में पैराफ्रेजिंग कैसे करते हैं, एक्सर्प्ट्स कैसे कोट करते हैं, देन विल नो हाउ टू डू डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इन अ वे कि वो प्लेजराइज्ड ना हो। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम टेक्स्ट पे टेक्स्ट किसी किताब से बस उठाते जाए, राइट। उसको अपने शब्दों में लिखना जरूरी होता है, उसमें साइटेशंस देना जरूरी होता है। But I hope you've got some idea about what descriptive writing is, right? So giving as many details as possible, describing the process, documenting it, explaining what it is. That is a part of descriptive writing. कि इस चीज का विवरण दीजिए, इस चीज के बारे में बताइए। तो आप दूसरा तरीके का राइटिंग है एनालिटिकल राइटिंग। बहुत बार आपको बोला जाएगा एनालाइज दिस, या critically analyze this. So I will try and tell you about the relationship between analytical and critical writing also. उनमें काफी overlaps भी हैं, बट एनालिटिकल का मतलब है कि हम डिस्क्रिप्शन से आगे बढ़कर अब समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। हम हाउ के क्वेश्चन से व्हाट इट इज, व्हेन के क्वेश्चन से अब व्हाई के क्वेश्चन में जा रहे हैं, राइट। हम हाउ, इसका हाउ और डिस्क्रिप्टिव का हाउ अलग है। डिस्क्रिप्टिव का हाउ है कि अगर कोई प्रोसेस है, हाउ इट हैपेंस, हम उसको एज इट इज जैसे हमने देखा उसको लिख दिया। एनालिटिक राइटिंग में हाउ का मतलब है कि हम चीजों के बीच में लिंक्स देखना शुरू करें, विच आई विल कम टू। So analytical writing goes a step beyond descriptive writing, with an aim to understand, to make meaning, right? कि जो हमने description पढ़ा या जिस चीज का हमने description दिया, वो कहना क्या चाह रहा है, उसका सार क्या निकलता है, उसके थीम्स क्या निकलते हैं, राइट। तो जैसे अगर किसी ने कहा कि जैसे मैंने फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस को डिस्क्राइब कर दिया, इस स्टेज में ये होता है, इस स्टेज में ये होता है, इस स्टेज में ये होता है, ये हो गया डिस्क्रिप्शन। एनालिसिस मीन्स कि अब मैं देखूं कि उसमें क्या हो रहा है, right? So I may try to look for themes. I may say, that a strong theme that emerges from this theory is the importance given to infantile sexuality. या किसी और चीज में आप देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो डोमिनेंट हैं, या आप कोई भी, मेरे एग्जाम्पल्स जैसे मैंने कहा हो सकता है साइकोलॉजी और एजुकेशन के उससे ज्यादा हो। जैसे जब हम कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं एजुकेशन में कि पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चों के समझ के बारे में, डज इट हैव अ पैसिव व्यू ऑफ चाइल्ड और डज इट इमेजिन चाइल्ड एज एन एक्टिव बीइंग, राइट। तो मैंने थ्योरी पढ़ा, लेकिन अब मैं थ्योरी में ये ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि ये थ्योरी बच्चे को कैसे इमेजिन करता है। डज इट इमेजिन चाइल्ड एज अ ब्लैंक स्लेट और डज इट इमेजिन चाइल्ड एज एन एक्टिव बीइंग। ये थ्योरी, एजुकेशनल थ्योरी, टीचर को कैसे इमेजिन कर रहा है। तो जो लिखा हुआ है टीचर के रोल के बारे में, उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है कि टीचर क्या रोल प्ले करेगा। टीचर का रोल इंस्ट्रक्शनल होगा कि टीचर आएगा, क्लास में पढ़ाएगा, चला जाएगा। टीचर का रोल फैसिलिटेटर का होगा, या टीचर का रोल मीडिएटर का होगा, राइट। सो देन दैट मीन्स नाउ आई एम एनालाइजिंग। as far as I was simply saying, कि पियाजे का थ्योरी है, स्टेज 1 ये है, स्टेज 2 ये है, स्टेज 1 में ये होता है, इसके बाद ये होता है, इसके बाद ये होता है, फिर ये होता है, ये होता है, वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग था। एनालिटिकल राइटिंग में नाउ आई एम ट्राइंग टू लुक एट थीम्स, आई एम ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ व्हाट दिस थ्योरी इज सेइंग, आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ what is the imagination of this theory about the child, about the environment. ये theory child और environment के relationship को कैसे देख रहा है, कौन किसको influence करता है, right? So this is what we call that we are trying to make meaning. तो analytical writing में हम जो चीज पढ़ेंगे, right? हम उसमें themes ढूंढने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए बहुत बार होता है कि आपको कोई एक चीज बार बार पढ़नी पड़ती है, राइट। आप देखेंगे कि किस तरीके की कैटेगरीज इमर्ज हो रही हैं। इफ योर फॉर एग्जांपल आई टॉक्ड अबाउट फ्रॉइड्स थ्योरी, if not a psychologist, right, if a sociology person is trying to analyze this theory from say gender perspective, right, then we may want to say किसका एजेंसी है, किसका एजेंसी नहीं है, women के वॉइस को कैसे डिपिक्ट किया गया है,
मेन के वॉइस को कैसे डिपिक्ट किया गया है, डज इट ओनली इमेजिन जेंडर इन बाइनरीज, हाउ डज इट लुक एट द ट्रांसजेंडर एक्सपीरियंस, हाउ, सो दे माइट बी, जब आप एनालाइज करते हैं, बहुत बार एनालाइज करने का जो पर्सपेक्टिव होता है वो आपके थ्योरी से आता है, राइट? मतलब किसी भी चीज को हम मल्टीपल एंगल से एनालाइज कर सकते हैं। किसी भी चीज का एक इकोनॉमिक एनालिसिस हो सकता है, पॉलिटिकल एनालिसिस हो सकता है, हिस्टोरिकल एनालिसिस हो सकता है, तो वो आपके सवाल पे, आपके डिसिप्लिन पे बेस्ड होगा कि आप किस पोजीशन से उसको एनालाइज कर रहे हैं, और फिर आप उन कैटेगरीज को, उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं चीजों की समझ बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए हम एजुकेशन में बहुत सारे कुछ टर्म्स यूज करते हैं। एक टर्म होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग एक तरीके का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी का भी जो सीखने का प्रोसेस है उसको सपोर्ट करते हैं। नाउ if I'm reading a description, suppose I've done a classroom observation and I have written descriptions. Now, when you're doing descriptive writing, and especially when you're doing descriptive writing of observations, बहुत important है कि आप जो शब्द यूज करें वो डिस्क्राइब करने के शब्द हो, वो क्या बोलते हैं, जजमेंटल शब्द ना हो। जैसे जब मैं कोई चीज ऑब्जर्वेशंस को डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो मेरा आइडिया ये है कि जो चीज मैंने देखी है मैं उसको इस तरीके से लिखूं कि आप भी उसको इमेजिन कर पाए। सो इफ आई राइट the children were talking to each other, one child had raised his hand, they were shouting, आप चीज को बेटर इमेजिन कर पाओगे देन इफ आई से चिल्ड्रन वर enthusiastic, राइट? अब enthusiastic से क्लियर नहीं समझ में आता है कि वो खेल रहे थे या वो जवाब दे रहे थे, या वो मतलब खुश लग रहे थे। तो आप जितने डिस्क्रिप्टिव टर्म्स यूज कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। और फिर हम उन डिस्क्रिप्शंस में पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से टीचर बच्चे को फैसिलिटेट कर रहा था, क्या इसको हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे या इसको रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे हम अपने थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग लाके इस तरीके से पैटर्न्स एग्जामिन की कोशिश आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार एनालिटिकल राइटिंग में अगर मान लीजिए आपको कहा गया कि दो लोगों के राइटिंग्स को या थ्योरीज को कंपेयर करो, तो यू विल बिगिन विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टू, देन एनालिसिस मीन्स कि आप उसमें रिलेशनशिप्स ढूंढे, कौन क्या कोई एक थ्योरी दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो दोनों साथ जाते हैं या अलग अलग जाते हैं, उनमें सिमिलैरिटीज हैं या डिफरेंसेस हैं। ये सब करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज कर क्या रही है। दैट इज द पार्ट ऑफ एनालिसिस, राइट? सो एनालिसिस includes not just description, it includes interpretation कि इसमें हो क्या रहा है, राइट? आप कुछ इन्फरेंस, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, ये पढ़ लिया कि ये थ्योरी ये है, अब ये कह क्या रही है, ये कह रही है कि बचपन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट ज्यादा तक बचपन में ही हो जाता है, 6 साल तक की उम्र में हो जाता है। सो दिस इज व्हाट एनालिटिकल राइटिंग इज, दैट आफ्टर डिस्क्राइबिंग इट ब्रीफली you are able to bring out what is happening in this, what sense does it make, how do you interpret it, what are the key features that come out of it, if you're comparing two theories, what are the similarities, what are the relationships, what are the differences. So that is the analytical part of writing, right? The next part of writing is critical writing, and here I just want to take a brief I just want to get a sense of whether it is coming together, it's making sense, or how is it going so far? Are there any questions till this stage? If there are any questions that are there, it could be, you can let me know. No questions as of now. Okay, no questions as of now. I hope it is,
the speed is fine and it is making sense. Yeah, it is. It's Okay. perfectly making sense. Sure. Okay, thanks. So I'll go back to my screen share. Yeah. Okay. So now coming to the part on critical writing, बहुत बार, and like I'm saying कि critical और analytic writing को differentiate करना इतना आसान नहीं है, इनको अलग करना बहुत बार आपको इस तरीके के सवाल मिलेंगे, critically analyze, right? So then what does this critically analyze mean? Now, critically analyzing, when we say, what we are actually referring to is, जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया, एनालाइज में हमने उसका मीनिंग समझने की कोशिश की और उसमें कुछ चीजें देखने की कोशिश की. क्रिटिकल पार्ट आता है जब हम उसका सिग्निफिकेंस के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं. हम उस राइटिंग को या उस पीस को एक लार्ज बॉडी ऑफ लिटरेचर एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे रिसर्च ऑलरेडी किसी भी चीज पे एग्जिस्ट करते हैं. जब हम उससे कंपेयर करते हैं तो हमको क्या समझ में आता है, राइट? कि ये उन लिटरेचर के साथ खड़ा होता है, उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट करता है, उनको आगे बढ़ाता है, या इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है, इस थ्योरी के या इस राइटअप के या इस रिसर्च के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं. तो क्रिटिकल जब एस्पेक्ट आता है, जब हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं, तो इसमें एक जजमेंट कॉल भी है, राइट? नाउ वी आर ट्राइंग टू टेक सम पोजीशन ऑन दिस. So, we are evaluating different evidences, we are evaluating pros and cons. लेकिन again, academic writing means कि जब हम ये चीजें evaluate कर रहे हैं, हम किसी whim and fancy पर इनको evaluate नहीं कर रहे हैं कि मुझे ये सुनने में अच्छा लग रहा है या ये सुनने में बहुत अजीब साउंड करता है इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है. क्रिटिकल एनालिसिस मीन्स हम एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ लिटरेचर में देखेंगे कि क्या ये प्रोसेस क्या है, इसका एविडेंस क्या है, इसको किस तरीके से लिखा गया है, कौन लिख रहा है, उसके लिखने के बेसिस क्या है. For instance, if there is a writing that happens on Indian education system and the writing assumes that Indian education system is inclusive, यहाँ पे कोई caste based discrimination नहीं है, तो critical analysis में I would be interested in not just knowing कि उसने क्या लिखा है और क्या themes आ रहे हैं, right? I would be interested in knowing कि इस conclusion पे वो कैसे पहुंचे, उनका methodology क्या था, right? उनका sample क्या था, उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, क्या वो जो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो थ्योरेटिकली इन्फॉर्म्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं, या जरूरी नहीं है कि कोई एक थ्योरी नहीं है. जब हम कहते हैं थ्योरेटिकली बैक, तो ऑफ कोर्स कोई एक थ्योरी नहीं है, मल्टीपल है, लेकिन कौन से थ्योरीज उसको बैक कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे हैं, उन थ्योरीज को लेकर भी आपका कुछ पोजीशन बना होगा, राइट? जैसे अगेन जस्ट ड्राइंग फ्रॉम साइकोलॉजी, there may be different schools or paradigms in psychology. Behaviorism है, socio-cultural theories है, psychoanalysis है. So हम theories को भी evaluate करते हैं critically, right? कुछ evidences के basis पे, कुछ logic के basis पे, reasonings के basis पे, और कुछ positions लेते हैं, right? So a lot of times this critical analysis will require you to make some judgment or take a position, but a position that is supported by evidence and logic. So if I say that this piece does not reflect या ये piece जो claim कर रहा है gender के बारे में या patriarchy के बारे में कि अब नहीं रहा, patriarchy doesn't exist or whatever it is, then why am I saying that this piece is wrong just because I don't like the author or I don't agree with it? Or is there a theoretical argument? जैसे सोशियोलॉजी में जो लोग हैं वो अवेयर होंगे, जैसे बहुत सारा रिसर्च होता है जो नए तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं जिसमें विमेन चॉइस पे बहुत बात है, राइट? नाउ when you critically analyze, one will look at how is the choice being voiced, which agenda of choice it is, is it really
choice which is being marketed or something else in the name of choice, right? So how would you look at any ritual being promoted as a feminist choice? So जब आप इसको क्वेश्चन करोगे कि ये चीज को कहा जा रहा है ये फेमिनिस्ट चॉइस है, ये और ये फेमिनिस्ट चॉइस नहीं है, तो आप कोई तो फेमिनिज्म का थ्योरी होगा, राइट, जिसको साइट करोगे कि अकॉर्डिंग ये दिस इज व्हाट फेमिनिज्म इज, और दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज अ फेमिनिस्ट चॉइस, कि ये assumptions होते हैं, ये assumptions meet नहीं हो रहे हैं, therefore you're saying that though this ad appears to be in a particular way but it isn't, right? तो इसी तरीके से अगर आप किसी पेपर को critically review कर रहे हो, you will bring evidence, you will bring logic to make your argument, right? So that is what critical writing is about. There is this is a very interesting book. It can be useful, especially the section on critical analytical writing that I thought was useful, so I've taken some excerpts from it. So critically analyzing में ये देखना कि line of reasoning क्या है, is it relevant, is it logical? When we say line of reasoning, right, इसमें बहुत जरूरी है कि हम रीजनिंग के लॉजिक को समझे। जैसे बहुत बार होता है ना कि हम अगर एक इंसिडेंट के बाद दूसरा इंसिडेंट होता है, हम अज्यूम करते हैं कि जो पहले हुआ है वो कॉज है और जो बाद में हुआ है वो इफेक्ट है। इट मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू, राइट? इट्स लाइक अभी घंटी बजी उसके बाद बारिश हुई, तो मैं तो नहीं कंक्लूड कर सकती हूँ ना कि बारिश की वजह से घंटी हुई। तो कोई भी अगर राइट अप है, राइट, कोई भी चीज है और वो कुछ रीजन दे रही है, तो क्रिटिकली एनालाइजिंग मीन्स वी विल ट्राई टू सी कि वो रीजन एक्चुअली लॉजिकल भी है या नहीं है, राइट? कौन से एविडेंस साइट किए गए हैं। बहुत बार a lot of this kind of writing is very very usual, where they say many people feel. How do you know many? Has the author said how does he know many people feel? उसने क्या रिसर्च साइट किया है जिसके बेसिस पे वो कह सकता है मोस्ट पीपल फील दिस? अगर उसने कोई रिसर्च साइट किया है, सपोज आई राइट अ पेपर ऑन से डिजिटल लर्निंग, कि ऑनलाइन लर्निंग इंक्लूसिव है या नहीं, and I write that most students in these 1.5 years have shared that online learning has been useful for them. And then I cite one research that now for any kind of critical analysis of this, मुझे उस रेफरेंस को देखना पड़ेगा कि ये कौन सा रिसर्च साइट किया है। I may go to this reference and check कि इसका मेथोडोलॉजी क्या था। पता लगा ये कुछ ऐसा रिसर्च साइट किया है जो दिल्ली में किसी एक एलीट स्कूल जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पे बच्चे खास सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से आते हैं, उन्हीं के साथ ये रिसर्च किया है, जिसमें कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि सब बोलें कि नहीं हम एक्सेस कर पा रहे हैं, राइट? और उसको कोट करके बोल दिया है कि many people think. So ideally, while doing academic writing, like I said, academic writing is also supposed to be responsible writing. It is supposed to be informed writing. So try avoiding unbacked generalizations yourself also. Many people say this. How do you know many people say this? क्या अगर मेरे आसपास सब लोग ऐसा सोचते हैं, राइट? हो सकता है मैं बोलूं कि नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। हम बहुत बार ये भी भूल जाते हैं ना कि मेरे आसपास का कॉन्टेक्स्ट होमोजेनस है, बहुत हेट्रोजेनस कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा, राइट? अगर मैं अपने आसपास के लोगों से पूछूं कि वो किसी भी चीज के बारे में क्या समझ रखते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन हो, डिजिटल लर्निंग हो, तो ये चीज कि मैं एक मिडिल क्लास एक ऐसे अपार्टमेंट्स में रहती हूँ जहाँ पे लार्जली प्रोफेशनल मिडिल क्लास है, जिसके पास कुछ चीजों का एक्सेस है, उसका एक खास क्लास कास्ट कॉम्पोजिशन है, तो मेरे आसपास कोई रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है, राइट? हमारे एक्सपीरियंस हमारे क्वेश्चंस को गाइड कर सकता है। बहुत बार हम थ्योरी में कुछ पढ़ते हैं और एकदम रियलाइज करते हैं कि ये थ्योरी मेरी आवाज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? इसी तरीके से बहुत सारा
critique जो वेस्ट से आई थ्योरीज है उन पे हुआ ही है, that they are based on an assumption of white men or white male, a particular caste of white class of white men. But my experience inspires me to raise questions about theories, right? But to place my voice, I will have to do a rigorous research, right? Because I can also not claim to represent all women, right? उसमें भी बहुत सारे experiences होंगे, तो आपका experience आपको एकदम नए सवाल रेज करने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन एक्सपीरियंस अपने आप में एक्सपीरियंस से नॉलेज तक भी एक प्रोसेस है. So while writing, we have to make sure that it's informed, and if we are reading a writing, we have to be able to critically look at it. कि जब वो बोलते हैं, largely it is felt. By whom? How do you know? What is the assumption? What is the base? Right? What is the source? So evaluating the evidences, methodology, sources, कौन से source से लिया है? यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है, जब हम लोग स्कूल और कॉलेज में debates करते थे, तो there were, I think many of you who may have been involved in your school or university debating societies, वहां पे हमारा अच्छा ट्रेनिंग हो जाता है selectively चीजों को कोट करना. So I remember it was very interesting. So there was this one team जो बहुत अच्छा करती थी डिबेट्स में, जो जिनसे अक्सर मतलब मुलाकात होती थी. And it was very interesting because so I remember this particular person, वो एक डिबेट में आया और उन्होंने शुरुआत की बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स को कोट करते हुए to present his argument that these statistics say these statistics say these statistics say these, and so on and so forth. In another debate a few months later, his जो उनके पार्टनर थे, जो मोशन के एक ऑल्टरनेट उनके अगेंस्ट बोल रहे थे, उन्होंने काफी सारे चीजें स्टैटिस्टिक्स साइट किया, and probably he didn't find enough statistics to support his arguments, right? So he started with a quote saying that there are three kind of lies: white lies, black lies, and statistics, right? So the same person who in one debate used statistics, in another debate used a different argument. So what I'm trying to say is that when we also talk about critical mind, scientific temperament, the idea is कि हम पहले से डिटरमिन नहीं कर रहे हैं कि हम इसमें क्या देखना चाहते हैं, राइट? हम ओपन माइंड से उस चीज के साथ एंगेज कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि क्या चीजें कोट की हैं. जो चीजें कोट की हैं वो सिलेक्टिवली की हैं, समझ के की या समझ के की हैं. जो स्टैटिस्टिक्स कोट कर रहे हैं वो वन साइडेड स्टैटिस्टिक्स हैं, या आर देयर what is the methodology? Because even now, when we talk about economic growth of the country, we talk about things like employment, unemployment, you'll find that different bodies will come up with very different looking figures. अगर आप रात को कोई भी न्यूज चैनल पे डिबेट सुनते हैं, तो कई बार समझ में नहीं आता कि एक ही कंट्री के बारे में बात हो रही है या नहीं, कि दो लोगों के फिगर्स और एनालिसिस इतने अलग कैसे हो सकते हैं, राइट? उसके लिए ये जरूरी है कि हम जाने कि कौन इंसान किस चीज पे अपना जो आर्ग्यूमेंट है बेस कर रहा है, किसके स्टैटिस, किसकी मेथोडोलॉजी का सैंपल ज्यादा इंक्लूसिव था, किसकी मेथोडोलॉजी बायस्ड नहीं थी, रिगरस थी, वो एक कंक्लूजन पहले से अज्यूम करके उसको प्रूव करने नहीं चली थी, राइट? So this is what we mean by evaluating evidences and methodology, right? A lot of times, when you're reading opinion pieces in the newspaper, for instance, you may find one day an editorial appears that will tell you this phenomena is very good. The other day you'll have an opinion piece saying this phenomena is not good at all, right? So if I read something now, I try to find out about the author, उनके credentials क्या हैं, उनका positions क्या है, उनका ideology क्या है, and a lot of times, then you're able to figure out why they are writing the way they are writing, right? So that is important, and of course, कि जो conclusion है, is it supported by evidence or not? So
Critical analysis means you are seeing whether the reasoning is fine, it's logical, क्या conclusion है, क्या how strong is the evidence, underlying assumptions क्या है, reasoning और evidence क्या conclusion को support करता है या नहीं. That kind of writing is called a critical writing. So when you get a question, it's very, very important to read the question 2-3 times and know what the question is asking. Question आपको describe करने के लिए कह रहा है, explain करने के लिए कह रहा है, किसी चीज को analyze करने के लिए कह रहा है, या critically analyze करने के लिए कह रहा है. और जो चीज question का focus है, आपके writing में भी वो proportionately reflect होना चाहिए. जैसे बहुत बार होता है कि मैंने स्टूडेंट्स को बोला है क्रिटिकली एनालाइज दिस थ्योरी, तो आप देखते हैं कि 4 पेजेस हैं जिनमें 3 पेज में थ्योरी को सिर्फ डिस्क्राइब किया गया है और फिर एक पैराग्राफ है कि दिस थ्योरी हैज 2 एडवांटेजेस 2 डिसएडवांटेजेस, राइट. बट द क्वेश्चन वाज एक्चुअली अबाउट द एनालिसिस, राइट. द फोकस ऑफ द क्वेश्चन वाज क्रिटिकल एनालिसिस. सो देन it may be good to have a shorter section on description and a longer section on the analysis part. अगर आपसे खाली description पूछा है, keep description as the focus. आप end में कुछ evaluation या वो दे ही सकते हैं, citing what your logic and rationale is. But make sure जब भी आप कोई सवाल का जवाब लिख रहे हैं, question को बहुत clearly पढ़ें कि उसमें पूछा क्या गया है, question का focus क्या है, right? The next kind of writing that at least is common in the disciplines I teach is reflective writing. We ask students to write reflective pieces based on their field work. हम उनके साथ workshops करते हैं, उस पे reflections कई बार we ask them to write. So reflective writing, of course, is lot about the writer's thoughts and feelings. लेकिन reflective writing is not just about saying I think this is good or this makes me happy or I was happy to read this or reading this made me angry. It's not just about कि आप इस चीज के बारे में क्या सोच रहे हो या क्या feel कर रहे हो. Reflective writing actually involves you thinking about your thinking and feelings. एक होता है cognition, मतलब सोचना. एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं मेटाकॉग्निशन, यानी अपने सोचने के बारे में सोचना, राइट. रिफ्लेक्टिव राइटिंग होगी कि अगर मुझे लग रहा है ये चीज अच्छी है, तो मुझे क्यों लग रहा है कि ये चीज अच्छी है, मेरे assumptions के बारे में लग रहा है या मैंने कुछ पढ़ा है उसके बेसिस पे लग रहा है. जैसे बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स फील्ड अटैचमेंट के लिए अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, एंड व्हेन दे कम बैक एंड दे से the teacher taught in this way, या टीचर ने एक बच्चे को इस तरीके से उसके behavioral problem को address किया, and I thought it was very nice. Now this is just reporting the feeling, right? अभी reflection नहीं हुआ है. Reflection would be if they are able to think about what about it made them feel nice, right? उनको इसलिए nice लगा क्योंकि ये practice unusual है, उनको इसलिए nice लगा क्योंकि there are evidences, there are theoretical arguments कि इस तरीके से समझाने से चीजें superficially नहीं पर in depth address होती हैं. मतलब कुछ तो assumption होगा ना. जब हम बोलते हैं ये चीज देख के बहुत अच्छा लगा, तो मतलब क्या हम expect नहीं कर रहे थे? अगर हम expect नहीं कर रहे थे तो हम क्यों expect नहीं कर रहे थे? Right? Especially if you're doing some kind of analysis based on caste, gender, religion, languages and so on. When you go to a community and you're surprised, right, कि वो लोग ये काम बहुत अच्छे से कर रहे थे, then my surprise is the starting point. Why do I feel surprised? Do I feel surprised because I feel this group of people, I thought they cannot do it, and so I was pleasantly surprised when I saw this. If I think they could not do it, what was the basis of my assumption? Was the basis of my assumption earlier writings and research जिनमें दिखाया गया था कि ये community ये नहीं कर सकती है या ये काम वो नहीं करते हैं, या मेरा अपना कोई assumption था
coming from my own position and location in the society, coming from, you know, my own prejudices. So reflective writing is something, you know, जहाँ पे आप जज फिनोमिना के नहीं होते हैं कि ये फिनोमिना आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, आपके मन में अच्छा फीलिंग आया या गुस्सा आया. It also makes you introspect. It makes you think about your assumptions and positionalities. कि अगर मेरे पार्टिसिपेंट ने ये चीज बोली और मुझे अच्छा नहीं लगा, in an interview situation, why did I not like it? Why was I expecting this person to speak to me this way? You know, I remember, I think this is in 2017, when you know, some of our students had gone to Chhattisgarh, and they were working as part of their field internship, and they were working with an organization that was doing some research about early stimulation and early play, and how, you know, mothers in a particular village, you know, engaged with children. वो कैसे माएं अपने छोटे बच्चों के साथ खेलती हैं, खेल के बारे में उनकी क्या समझ है, क्या उनको लगता है कि छोटे बच्चों के साथ खेलना जरूरी भी है या नहीं, इस तरीके का कोई रिसर्च था. और हमारे प्रोग्राम्स में, यू नो, डिसिप्लिन्स हम जानते हैं कि बहुत जेंडर्ड हो जाते हैं, तो एजुकेशन में ज्यादा तक हमारे स्टूडेंट्स मेल स्टूडेंट्स नहीं होते हैं. So इस particular group में there was one male student and several female students, and when he came back, you know, I remember him sharing that, and you know, that is what his reflexive ability was, कि जिन महिला से वो इंटरैक्ट कर रहे थे, उन महिला ने उनको बहुत कुछ नहीं बताया, या मतलब बहुत मोनोसिलेबिक रिस्पॉन्सेस थे. तो जब वो बाकियों के रिस्पॉन्सेस सुने तो सबने, मतलब सब के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने काफी लंबा लंबा बोला था. सो व्हेन ही वाज थिंकिंग कि उससे वो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करे, यू नो, ही वाज थिंकिंग कि उन्होंने इसलिए कम बोला कि वो खेलती नहीं थी, या इसलिए कम बोला क्योंकि इस कम्युनिटी में, मतलब बहुत कॉमन नहीं है कि एक महिला, एक शादीशुदा महिला, एक बाहर कहीं और से एक मेल आया है, उससे खुल के बात कर पाए, राइट? सो when he was trying to think about that if he felt unhappy कि this woman was not sharing a lot, या उनको बहुत चीजें नहीं पता थी, how could his being, his presence, you know, be eliciting this out of her? कैसे वो shape कर रहा होगा ये interaction, right? So I hope I'm being able to explain that, you know, reflective writing is not just your opinion on something, but it is about, you know, how your opinions were shaped. आप अपने प्रेजुडिसेस को एग्जामिन कर पाए, अपने लोकेशन को एग्जामिन कर पाए, यू नो, आप अपने लर्निंग पे रिफ्लेक्ट कर पाए, आपने इस प्रोसेस में क्या सीखा, अपने बारे में क्या सीखा, फील्ड के बारे में क्या सीखा, जिस सब्जेक्ट से आप एंगेज थे उसके बारे में क्या सीखा, और क्या नए नए तरीके के क्वेश्चंस इमर्ज होने लगे हैं, राइट? सो देयर इज डिस्क्रिप्शन. एनालिसिस मीन्स ट्राइंग टू मेक मीनिंग. आप उसमें पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं, थीम्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज एक्चुअली कहने की कोशिश क्या कर रही है, इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स क्या है. क्रिटिकल में हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, उसके एविडेंसेस एग्जामिन करते हैं, ये एनालिसिस में भी होगा, राइट? तो क्रिटिकल और एनालिटिक को बहुत ज्यादा एक दूसरे से अलग करने की जरूरत नहीं है. हाँ, क्रिटिकल राइटिंग में आपको एक पोजीशन भी लेनी, यू नो, ज्यादा तक आप एक पोजीशन पे भी पहुंचेंगे, राइट? वो पोजीशन जरूरी नहीं है इधर और हो, लेकिन यू कैन से, यू नो, दैट these are the things that work, but these are the questions that remain. That is also fine. And reflective writing, where, you know, the focus is on your thoughts and feelings while engaging with either academic writing, some academic reading, some theory, some research, or your own field work, but not just about writing your thoughts and feelings, but thinking about your thoughts and feelings, कि वो इस तरीके से क्यों हैं, what shaped them, what were your assumptions, why did you have those assumptions, what have you learned now, you know, that you feel that your assumption is supported or challenged, and so on, right? So that is reflective writing.
next we'll move to how do we structure our responses. But again, just before we go to that, we go to structuring, how do we write our responses. Just briefly want to check, if, okay, there is, how do we identify strengths and limitations? How can we differentiate between critical writing and reflective writing? Okay, so see, strength and limitations again will come on the basis of research evidences and other writings. जैसे for instance, अगर हम कोई एक थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ले रहे हैं, तो स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस यहाँ पे हो सकता है कि क्या ये मुझे सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के बच्चों के डेवलपमेंट को समझने में मदद करता है, या अक्रॉस कॉन्टेक्स्ट मेरे लिए हेल्पफुल है, राइट? तो किसी थ्योरी में मुझे, किसी कॉन्सेप्ट में या किसी रिसर्च में मुझे लग सकता है पढ़ के कि हाँ, ये यहाँ पे ये रिसर्च हुआ है, ये प्रोसेस को समझने में मुझे बहुत मदद कर रहा है, लेकिन शायद एक और कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे सैंपल अलग हो, जहाँ पे लोग अलग हो, वहां पे शायद इसके फाइंडिंग्स उतने रेलेवेंट ना रहे, राइट? सो स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस अगेन, it will be based on either some research that we are doing, या और हम रिसर्च एविडेंसेस को देख के उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में देख के we'll try to find what the strengths and limitations are. Critical writing and reflective writing में difference. Critical writing is about critically evaluating a piece. तो अगर मैं कोई एक रीडिंग पढ़ रही हूँ, एक कुछ मान लीजिए किसी ने एक रिव्यू आर्टिकल लिखा है, या मान लीजिए अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस पे एक ओपिनियन पीस लिखा है, अब उसका क्रिटिकल राइटिंग होगा कि अगर मैं उसको देखूं कि जो वो, suppose this piece argues that this policy is very, what can you say, path breaking in terms of its position on languages. ये मदर टंग एजुकेशन की बात करता है, मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करता है, तो इसके ऊपर मेरा क्रिटिकल एनालिसिस क्या होगा? आई विल ट्राई टू सी कि जब ये सपोर्ट कर रहा है, ये जो राइटअप है जो कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट मदर टंग को प्रमोट करता है, आई विल लुक एट द डॉक्यूमेंट एंड ट्राई टू फाइंड आउट डज इट रियली सपोर्ट मदर टंग, और इफ इट सपोर्ट्स मदर टंग, इंडिया में हजारों मदर टंग्स हैं, अगर वो सब मदर टंग्स को रिकॉग्नाइज करने की बात कर रहा है, is it also talking about tribal languages as mother tongues, or is it only identifying the 22 languages listed in the 8th schedule, right? If this opinion piece is arguing कि हमारा पॉलिसी बहुत मल्टीलिंगुअलिज्म को इनकरेज करता है, अगेन आई विल गो टू द डॉक्यूमेंट एंड सी कि एक्चुअली मल्टीलिंगुअलिज्म पे क्या बोल रहा है. क्या is it saying that all languages are to be equally respected? Is it talking about pluralism? Is it talking about equal importance of all languages? Or is it talking something else, right? So for example, if I see that there are lines in the national education policy जहाँ पे कहा गया है कि Sanskrit and Indian classical languages are the most scientific. Now, is there a basis for it? मुझे आज तक कोई ऐसा रिसर्च नहीं मिला है जिसमें किसी भी लैंग्वेज के साइंटिफिसिटी का क्राइटेरिया दिया हो. सो इन एब्सेंस ऑफ दिस रिसर्च, आई डोंट थिंक दिस इज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट. So I will cite that to say that, this understanding of multilingualism is not right, but I'll have to do the research, right? Or if the document claims that majority of Indian languages come from Sanskrit, I will look at the data. When I read this, it made me go to researches. I looked at language families and I actually realized कि India में majority of languages actually Sanskrit से नहीं, Tibeto-Burmese origin की है. Or so that is what I'm saying. So if I have to critically analyze this, right, I'll have to look at other literature. It's not about कि मुझे ये document personally पसंद है या नहीं पसंद है, right? इसलिए मैं इस document पे अपना फेवर या अगेंस्ट नहीं बोलूंगी कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को लिखने वाले पसंद है या नहीं पसंद है. Then that's, I'm not engaging in academic work, right? I will look at what are the claims made in the document, and I will look at research evidence.
I will look at other linguistic surveys which are conducted through the national, the NSS surveys. I will look at the census survey, जिसमें languages के बारे में information collect करते हैं. I will look at UNESCO surveys on language, which are again very detailed surveys, and then examine whether this argument holds true or not. So that is critical analysis, right? जहाँ पे जो arguments दिए गए हैं, हम उनको question, हम उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि इस आर्ग्यूमेंट का लॉजिक क्या है, इस आर्ग्यूमेंट का बेसिस क्या है. अगर मुझे बेसिस मिल जाते हैं, लॉजिक मिल जाता है, देन आई विल से यस दिस इज अ हेल्पफुल डॉक्यूमेंट. अगर मुझे लगता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स का कोई बेसिस नहीं है या रिसर्च उसे कॉन्ट्रडिक्ट करती है, then I will say that this document is not as informed. The language section of this document is not really informed by theories of language. So this is how we will try to read the document and see कई बार कि उसमें contradictions तो नहीं है. बहुत सारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में हो ही सकता है एक जगह बोल रहे हो दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, और कहीं और बोल रहे हैं कि एंड it is left to the will of the states if they can do it. If it is necessary, then why will you leave it to the will of the state? So you will read between the lines. आप एक document के ही एक section को दूसरे section से compare करोगे कि वो दोनों साथ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनमें contradictions तो नहीं है, और research क्या कहती है, right? So this is how we do critical, and reflection would largely be about your feelings and thoughts. But like I said, documents पे शायद आपको reflective analysis बोलेंगे भी नहीं. Largely reflective analysis, we may ask you for a movie you watched, say आपको gender के class में या आपको किसी history की class में, किसी class में कोई एक movie दिखाया. So what were the feelings that were coming? How do you understand those feelings? How do you make sense of it? Can you look at the assumptions underlying that feelings and how you relate it to that? So usually reflections are given for very different kind of materials. Raghav is asking, how do we write purely normative pieces? Our stance is highly normative, empirical methodology can't be used. Raghav, is it possible for you to unmute and just explain? मैं शायद question आपका समझ नहीं पाई हूँ. अगर आप मुझे थोड़ा सा अपना क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें तो what is it that you're meaning by normative pieces, or that empirical methodology can't be used? I mean, see, if it is difficult, I don't know if you're still there, but see, okay, you can't unmute. Himani, is it possible for you to? Yes, ma'am, I'm unmuted now. Yeah. Okay, yes, ma'am. Good evening, ma'am. Ma'am, what I actually wanted to ask was if I'm taking a very normative stance in my paper, for example, let's say about the ordering principles of a society or best democratic practices, and I cannot find the evidence to support my conclusions, but I'm following a clear line of reasoning which flows from my normative commitments. So how do we write such pieces? Because for the reader, it might not be possible to accept my conclusions without subscribing to my normative assumptions. See, then Raghav, just आपको जिनको हम normative assumptions बोल रहे हैं, right? वो normative assumptions तो ऐसे नहीं है कि is it our assumptions that we were born with or which the society has shaped for us? अगर आप democracies के बारे में लिख रहे हैं, तो I'm sure if you're a student of political science, you may have engaged with different theories of democracy, right? Or different types of democracies. तो अगर हम research evidence पे नहीं भी जा रहे हैं, मतलब हम research खुद नहीं कर रहे हैं, कुछ theoretical arguments तो होंगे ना. अगर मैं बोलती हूँ कि democracy is a good idea, there are different kind of democracies. Which kind of democracy do I think is a good idea? और इस तरीके के academic writing में it's also helpful to take a position. When I say take a position, that means whose idea of democracy are you subscribing to, right? When you say normative, it's not, is it a commonsensical idea of democracy? Then of course it can be challenged in the sense कि अगर आप as a political scientist लिख रहे हैं,
then I'll assume कि आपका पेपर सिर्फ एक कॉमन सेंसिकल आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी से इन्फॉर्म्ड नहीं है, बट कुछ थियोरेटिकल वर्क से इन्फॉर्म्ड है, liberal democracy या कोई social welfare state. I mean, I'm not a political science student, but there may be some theories, some frameworks, and then you'll have to, but still take a position there and say, you know, which out of the several theories, which is the theory that appeals to you. So which theory you're using to analyze a particular democracy. और फिर अगर आप कोई एक theory select करते हैं या एक conceptual framework select करते हैं democracy का, और उसको आप यूज करते हैं से इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में लिखने के लिए, तो फिर आपको वो लिंक्स दिखाने पड़ेंगे, राइट? अगर मैं बोल रही हूँ कि इंडियन डेमोक्रेसी में ये है और ये अच्छा है, तो मुझे उस थ्योरी से ड्रॉइंग करना पड़ेगा, वो लिंक दिखाना पड़ेगा कि ये थ्योरी कहती है कि ये चीजें हैं डेमोक्रेसी में जो उसको स्ट्रेंथन करती हैं, और यहाँ इंडिया में हम ये एग्जाम्पल देख पा रहे हैं. Hence, you know, you can conclude that yes, we are following, you know, we are somewhere on fine path of democracy. Does that answer your question, Raghav? So it can't just be, you know, normative. You know, kiske liye normative? Who decides what's the normative? So, you know, are there some universalized, all accepted theories? If they aren't, then it's also, you know, जब हम बोलते हैं academic writing involves a lot of responsibility. One of the responsibilities is, you know, कि हम देखो, हम किसी भी piece में एकदम neutral नहीं होते हैं, unless if I'm only describing, right? The moment I come to analytic writing or critical writing, of course आप जो advantages disadvantages कहोगे वो किसी framework से तो आएंगे, राइट? अगर मैं किसी प्रैक्टिस को बोलती हूँ सही है या गलत है, तो हो सकता है बिहेवियरल साइकोलॉजी मुझे जो प्रैक्टिसेस को बोले सही है, वो कोई और फ्रेमवर्क बोले कि नहीं ये प्रैक्टिसेस यूजफुल नहीं है. सो देन आई हैव टू राइट, आई हैव टू से, यू नो, दैट आई कम फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, and according to this framework these practices are useful for these reasons. So then my theoretical arguments have to be there. Right? Academic piece cannot just be a commonsensical piece based on, you know, hearsay, what we've heard, what we think is popular perception. It needs to have logic. और वो logic कहाँ से आएगा? Right? वो logic आपके disciplinary training से आएगा, आपके conceptual tools से आएगा, आपके theories के साथ जो engagement है उससे आएगा. Right? So even हर पेपर रिसर्च पेपर नहीं होगा, लेकिन हर पेपर, मतलब हर पेपर रिसर्च पेपर नहीं होता है, लेकिन हर पेपर में आपको कहीं ना कहीं आपके जो डिसिप्लिनरी लिटरेचर है उसको रेफर करना पड़ेगा, थियोरेटिकल पेपर्स को रेफर करना पड़ेगा. How can you review any article critically? Amisha, this is what I'm saying. So to review an article critically, you will have to, you know, first read the article, see what is the focus of the article, see what is the main argument that the article is making, कि उस आर्टिकल का मेन आर्ग्यूमेंट या मेन कंक्लूजन क्या है, और फिर देखो कि वो कंक्लूजन या उस आर्ग्यूमेंट का बेसिस क्या है, राइट? उस कंक्लूजन या आर्ग्यूमेंट वो थ्योरी से डिराइव कर रहे हैं, उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, अगर रिसर्च किया है तो उस रिसर्च का मेथोडोलॉजी क्या है, वो रिसर्च किस तरीके से किया गया था, जो रिसर्च का डेटा शेयर कर रहे हैं उसके बेसिस पे क्या ये कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है या नहीं, या अगर वो एक थ्योरेटिकल राइटिंग है, देन अगेन, यू नो, व्हाट इज द कंक्लूजन दैट दैट आर्टिकल इज मेकिंग, और व्हाट इज द मेन आर्ग्यूमेंट दैट दैट आर्टिकल इज मेकिंग, एंड टू सी कि उसके बेसिस क्या है, इस कंक्लूजन पे वो कैसे पहुंचे, उस ये, यू नो, हाउ आर यू सपोर्टिंग दैट, वो आर्टिकल इस आर्ग्यूमेंट को या इस कंक्लूजन को सपोर्ट कैसे करता है, क्या वो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स इस कंक्लूजन की तरफ लीड करते हैं, या, यू नो, कई बार होता है, जैसे फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, आई रिमेंबर वन पर्टिकुलर इंटरेक्शन विद माय ओन सुपरवाइजर, जहां पे मैं फील्ड में गई थी और मैं वापस आई, एंड यू नो, देयर वाज समवेयर इन माय लाइफ, somewhere I had written that you know, the students were very enthusiastic and very happily participating. So she said, how do you know that? I said, वो बहुत, you know, शोर कर रहे थे. नहीं, I had written they were very
interactive. She said, how do you know that? I said, they were talking a lot. So she said, so what were they talking about, right? And it was a class जिसका language actually मुझे समझ में नहीं आता था, तो I just went by कि बहुत बातचीत हो रहा है. You know, when I went to the field again, I realized, and जब मैं translator के साथ गई, तो बहुत बार होता था कि इंटरैक्शन कैसे होता था, टीचर कुछ दिखा रहा है, ये देखो शेर क्या है, बच्चे बोल रहे हैं शेर. So it was not really interaction, it was repetition. Right? Or the teacher was asking something very obvious and children were just repeating it. Now from just repeating, can I conclude, is it logical for me to conclude that they are very interested? तो क्या बच्चों का शोर मचाना क्लास में या enthusiastically respond करना, does it indicate that they are very interested in class? I don't know whether that, it's not, you can't conclude it from one interaction. या किसी के आंसर देने से मैं ये conclude कर सकती हूँ कि उसको आंसर पता है. Successfully repeat करने से मैं ये conclude कर सकती हूँ कि हाँ उस टाइम वो स्टूडेंट समझ रहा है कि टीचर उससे क्या डिमांड कर रहा है और वो उसको फुलफिल कर रहा है. लेकिन मेरे पास इस चीज का एविडेंस अभी नहीं है कि मैं कंक्लूड करूं कि वो क्लास में इंटरेस्टेड थे, राइट? So you'll have to see whether the conclusions that are being drawn, inferences that are being drawn, or the major argument that the piece is trying to make is backed by evidence, is backed by some theoretical work, and the link between them is clear. Right? That is how you will review an article